हेलो एवरीवन, स्वागत करता हूँ आप सभी का अपने चैनल मैथ्स बाय आलोक पर। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और आप सबकी प्रिपरेशन बहुत ही अच्छे तरीके से चल रही होगी। जैसा कि हम अपने जो क्लासेस हैं उसमें आप सभी के लिए एसएससी सीजीएल प्री के लिए जो स्कोर बूस्टर की सीरीज है उसको मैं चालू कर रखा हूँ और इसमें पहली क्लास हो चुकी थी, आज दूसरी क्लास उसकी है। और आप सब ने पहली क्लास में जो प्यार दिया है उसको बढ़ाइए और लोगों तक पहुंचाइए ताकि और लोगों को हेल्प मिल सके चीज़ों को समझने में, चीज़ों में कैसे चीज़ों को अप्लाई करना है, कैसे मेथड्स को अप्लाई करना है और उस क्वेश्चंस को कम टाइम में कैसे सॉल्व करना है और समझ के कैसे सॉल्व करना है। इन सभी चीज़ों के लिए आप लोगों तक पहुँचाइए उस वीडियो को, उस क्लास को, ताकि उन सब को बहुत ही ज़्यादा उससे मदद मिले और उससे मुझे बहुत ही खुशी होगी। तो आइए शुरू करते हैं आज की अपनी क्लास। एसएससी सीजीएल प्री के लिए स्कोर बूस्टर की जो क्लास है इसमें दूसरी क्लास है मैथ्स प्रैक्टिस की, जिसमें पहला क्वेश्चन ये है कि फाइंड द रिमाइंडर व्हेन 97 की पावर 98 इज डिवाइडेड बाय 100। जब 97 की पावर 98 को 100 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर आप नंबर सिस्टम में ज़रूर पढ़े होंगे कि 97 की पावर 98 को अगर आप 100 से डिवाइड करने जा रहे हो तो 97 को हम 100 के अप्रॉक्स क्या लिख सकते हैं, तो आप कह सकते हो 100 माइनस 3 का होल पावर 98 जो डिवाइड कर रहा है 100। अब आप देखोगे कि ये जो पावर है इसको आप ओपन करोगे तो 100 हर जगह आएगा सिर्फ और सिर्फ 3 की पावर को छोड़ के। तो यहाँ से जो रिमाइंडर आएगा, अगर 100 माइनस 3 को आप 100 से डिवाइड करते तो रिमाइंडर क्या आता, -3 आता। लेकिन यहाँ पर आप देखो कि पावर क्या है हमारी, इवन है तो यहाँ पर पॉजिटिव हो जाएगा। लेकिन अगर मैं बात करूं कि रिमाइंडर के लिए, तो यहाँ से जो पावर बनेगी वो बनेगी रिमाइंडर के लिए 3 की पावर 98 अपॉन 100, 3 की पावर 98 अपॉन 100, जिससे आप ये कह सकते हो कि 3 की पावर अगर 4 के मल्टीपल पर देखो तो वहाँ पर हम चीज़ों को और आसान बना सकते हैं। तो 98 को 4 से डिवाइड करोगे तो 2 रिमाइंडर आ जाएगा जो कि 3 की पावर 2 बना देगा। 3 की पावर 2 बनाने के बाद आप देखोगे कि 100 से आप डिवाइड करोगे 3 की पावर 2 को, तो रिमाइंडर यहाँ पर कितना आ रहा है, इस 97 की पावर 98 को डिवाइड करने पर रिमाइंडर ऊपर कितना बच रहा है, 9। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा फोर्थ ऑप्शन 9। यहाँ से आप देख सकते हो कि 3 की पावर 2 क्या हो जाएगा, 9 अपॉन 100। तो यहाँ से आप कह सकते हो रिमाइंडर के फॉर्म में क्या आ रहा है, 9, जो कि फोर्थ ऑप्शन यहाँ पर गिवन है, इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि a एंड b आर टू नंबर्स सच दैट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इज इक्वल्स टू 25 एंड a क्यूब प्लस b क्यूब बराबर 91। फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ a एंड b, मतलब a इंटू b फाइंड करना है। तो यहाँ से क्वेश्चन में गिवन है क्या, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर बराबर 25 और a क्यूब प्लस b क्यूब बराबर 91। तो जब आप एग्जाम में बैठो तो आपको ऑप्शन से या वैल्यू पुटिंग से चीज़ों को बहुत ही आसानी से चीज़ों को करने में ये आपको हासिल होना चाहिए कि ये हर चीज़ आप अप्लाई कर सको एग्जाम में। तो यहाँ पर आप देखो, अगर a की प्लेस पर हम 4 रख देते हैं और b के प्लेस पर अगर 3 रख देते हैं तो आप ये कह सकते हो कि 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर बराबर क्या आ जाएगा, 16 प्लस 9 बराबर 25। तो ये बिल्कुल सही सेटिस्फाई कर रहा है। 4 का क्यूब प्लस 3 का क्यूब आप देखोगे तो 64 प्लस 27 अगर आप ऐड करोगे तो 91। तो दूसरा वाला भी सेटिस्फाई कर रहा है, मतलब a और b का करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, 4 इंटू 3 बराबर 12, जो कि इसका फोर्थ ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। हमारा अगला क्वेश्चन कहता है एक शहर की जनसंख्या पहले वर्ष में 20% बढ़ जाती है। तो 20% का मतलब हो गया फर्स्ट ईयर की अगर मैं बात करूं तो आप कह सकते हो 5 से बढ़ के 6 हो गई, मतलब एक ही तो बढ़ेगी 5 पे 20%। दूसरे वर्ष कितना बढ़ जाती है, दूसरे वर्ष कम हो जाती है 30%। 30% का मतलब होता है कि 3/10, मतलब 10 रही होगी तो आप कितनी हो गई है, 7 हो गई है। और थर्ड ईयर की बात करें तो थर्ड ईयर कहता है 50% बढ़ जाती है, मतलब अगर यहाँ पर 2 रही होगी तो 1 बढ़कर कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी। तो ओवरऑल इंक्रीमेंट अगर आप देखो तो 6 7 42 और 3 126 और 5 जाए 50 दूना 100। तो 100 से बढ़कर तीसरे वर्ष के आखिरी अंत में आप देखते हो तो 126 हो जाती है। तो बढ़ोतरी कितनी की हुई, 26 की, किस पे, 100 पे। 3 वर्षों के बाद जनसंख्या में कुल प्रतिशत परिवर्तन ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखेंगे परसेंटेज अगर फाइंड करना है इंक्रीज का तो आप यहाँ से कह सकते हो कि 26/100 गुणे 100 बराबर 26%। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। सेकेंड ऑप्शन विल बी द करेक्ट ऑप्शन।
अगला क्वेश्चन है, अ मैन स्पेंड 30% ऑफ हिज इनकम ऑन रेंट, 20% ऑन फूड एंड 10% ऑन ट्रैवल. इफ ही सेव्स रुपीज 80,000 एनुअली, व्हाट इज हिज मंथली इनकम. एक आदमी अपनी आय का 30% किराए पर, 20% भोजन पर और 10% यात्रा पर खर्च करता है. यदि वह 18,000 रुपये बचाता है. यहां पर आप देखेंगे कि यहां पर एनुअली ना होकर मंथली होना चाहिए. तो अगर ये मासिक बचाएगा तो उसके लिए सबसे पहले आप देखो कि 30% किराए पर, मतलब मैं मान लेता हूं कि हमारे पास टोटल इनकम कितनी थी, 100 थी, क्योंकि डाटा बहुत आसान है तो 100 लेने पर आसानी रहेगी. तो 30 वो कितने पे, किस पे खर्च करता है, रेंट पे खर्च करता है. उसके बाद 20 खर्च करता है फूड पर, भोजन पर, सॉरी, हाँ ठीक है. और 10% किस पे खर्च करता है, वो 10% खर्च करता है ट्रैवल पर. तो आप यहां से कह सकते हो 30, 20, 50 और 10, 60. टोटल उसका एक्सपेंडिचर कितना है, 60 का. इसके बाद अगर 100 इनकम थी, 60 एक्सपेंडिचर है, तो सेविंग कितनी हो जाएगी, आप कहोगे यहां से सेविंग हो जाएगी 40. और इस क्वेश्चन में 1800 रुपये की मासिक बचत है, मतलब 40 की जो वैल्यू दे रखी है क्वेश्चन में दे रखी है 18,000. तो यहाँ से पूछा है मासिक आय, मतलब 100 की वैल्यू बताओ. तो अगर 40 यूनिट की वैल्यू 18,000 है तो 10 यूनिट की वैल्यू यहाँ से कितना आ जाएगा, 4 चौक 16, 4 पंचे 20. आप कह सकते हो 10 यूनिट की वैल्यू आ जाएगी 4500 रुपीज़. तो 100 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, आप कहोगे 45,000 रुपये उसकी क्या रही होगी, मासिक आय रही होगी. इस क्वेश्चन का फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा राइट आंसर. अगला क्वेश्चन कहता है, एक बेईमान दुकानदार एक दोषपूर्ण वजन मशीन का उपयोग करता है. बेईमान है और वो दोषपूर्ण मशीन भी यूज करता है, तो सोने पे सुहागा है, जिसका वजन 1 किलो के बजाय 900 ग्राम होता है. मतलब जो दोषपूर्ण, मतलब जो एरर वाली मशीन है, वो 900 ग्राम इंस्टीड ऑफ 1 kg तौलती है. मतलब 1 किलो दिखाती है लेकिन तौलती 900 ग्राम है. तो जाहिर सी बात है कि उसको, दुकानदार को वहाँ पर 900 ग्राम देने पे और 1000 ग्राम का वैल्यू लेने पर फ़ायदा ही होगा. लेकिन इसके साथ साथ वो और भी कमीनापंथी ये करता है कि उसके सामान पर 25% का मार्क प्राइस होता है, मतलब वो अंकित कर देता है 25% ज़्यादा. तो मान लेता हूँ कि 1000 ग्राम या 1000 या 1 किलोग्राम की कीमत 1000 रुपये थी. तो यहाँ पर ये कह सकते हैं कि 1 किलोग्राम की कीमत 1000 के बजाय वो कितना उस पर रिप्रेजेंट करता है, 1250 रुपये रिप्रेजेंट करता है. और यहाँ पर वो मशीन में अगर तौलेगा तो देगा कितना, 900 ग्राम. और 900 ग्राम को अगर आप देखो तो 1000 ग्राम की मूल्य जो है वो 1000 रुपये है, मतलब 1 ग्राम का दाम 1 रुपया है. तो 900 ग्राम का दाम कितना हो जाएगा, 900 रुपया. तो आप देखेंगे कि 900 रुपये का सामान वो अपने जेब से खर्चे में देता है, लेकिन 1000 रिप्रेजेंट करके, 1000 दिखा के वो 1250 उस पर MRP लगा के 1250 रुपये अपनी जेब में लेता है. तो लागत मूल्य से कितना ज़्यादा, 350 ज़्यादा. तो लागत मूल्य से 350 ज़्यादा किस पे, 900 पे. तो ये हो गया उसका प्रॉफिट. लेकिन परसेंट की अगर बात करें तो यहाँ से 350 बटे 900 गुणे में क्या कर दोगे, 100 कर दोगे. तो 100 से यहाँ पे 2 जीरो गायब हो जाएगा. तो 350 बटे 9% का यहाँ पर क्या हो जाएगा, प्रॉफिट हो जाएगा. इस क्वेश्चन का थर्ड ऑप्शन हो जाएगा राइट आंसर. अगला क्वेश्चन कहता है, एक व्यापारी ने एक वस्तु 6% की हानि पर बेची. मतलब वस्तु को 6% की हानि पर बेचता है, मतलब वस्तु अगर 100 की रही होगी तो 6% लॉस के बाद वो बेचेगा कितने पे, 94 पे. तो सेलिंग प्राइस 94 और कॉस्ट प्राइस उसका 100 रहा होगा. क्या उसने इसे, इंग्लिश में पढ़ते हैं यहाँ पर, सॉरी हिंदी में पढ़ते हैं, थोड़ा इंग्लिश में गलत है. हैड ही सोल्ड इट फॉर ₹60 मोर ही वुड हैव गेन 10%. अगर वो CP से 10% ज़्यादा SP पर बेचता तो उसको 60 रुपये प्राप्त होते. मतलब CP अगर 100 रहा होता और इसकी बजाय वो 110 रुपये में उसको बेचता तो टोटल उसको जो प्रॉफिट हुआ होता वो कितने का होता, 60 रुपये का. लेकिन यहाँ पर टोटल प्रॉफिट हो कितने का रहा है, 16 रुपये का. तो अगर 16 रुपये की वैल्यू 60 रुपये के बराबर है तो आप यहाँ से कह सकते हो कि 1 रुपये की या 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 60 बटे 16 रुपये. और क्वेश्चन में आपने CP कितना माना था, 100 यूनिट. और यहाँ पर आपसे पूछा है वस्तु का क्रय मूल्य, मतलब कॉस्ट प्राइस पूछा है. तो 100 का दाम कितना हो जाएगा, 100 गुणे 16 बटे, सॉरी 60 बटे
16। तो आप यहाँ से देखोगे 4 चौके 16, 4 से 25 बार और 4 से ये 15 बार। तो यहाँ से जो सीपी आ जाएगा वो हो जाएगा 15 गुणे 25, 15 पचे 75, 15 दूना 30 और 7 37। तो 375 इस क्वेश्चन का फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट ऑप्शन, 375 रुपए उसका कॉस्ट प्राइस। अगला क्वेश्चन कहता है दो रेलगाड़ियां, एक 200 मीटर लंबी और दूसरी 190 मीटर लंबी, समांतर पटरियों पर विपरीत दिशाओं में चल रही, मतलब एक इस तरफ जा रही है तो दूसरी इस तरफ आ रही है, तो विपरीत दिशा में एक तरफ चलेंगी। एक तरीके से देखा जाए तो वो कुछ यहां पहुंचेगी पहली बात तो फिर बात करता है कि यदि पहली ट्रेन की रफ्तार 42 किलोमीटर प्रति घंटा और दूसरी ट्रेन की रफ्तार 36 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो ट्रैकों को एक दूसरे को पूरी तरीके से पार, ट्रेनों को एक दूसरे को पूरी तरीके से पार करने पर कितना समय लगेगा। तो जाहिर सी बात है यहाँ पर आप देख सकते हो कि डिस्टेंस बराबर क्या हो जाएगा, स्पीड इनटू टाइम। तो यहाँ से आप देखोगे कि दोनों के लिए टाइम इक्वल हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर टाइम इक्वल इसलिए होगा क्योंकि वो एक दूसरे को क्रॉस कर रही हैं। तो अगर आप देखो यहाँ पर कि 200 इसकी लेंथ और 190 इसकी लेंथ, एक दूसरे को अगर वो क्रॉस करेंगे तो एक बार तो वो दूसरी ट्रेन की लेंथ को क्रॉस करेंगे, दूसरी बार उस ट्रेन को पार करने के लिए अपनी लेंथ क्रॉस करना होगा उनको। तो जाहिर सी बात रहेगी टोटल लेंथ दोनों के लिए कितनी हो जाएगी, 200 प्लस 190। और यहाँ पर एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में आ रही है, तो इनके इसके लिए उनका रिलेटिव वेलोसिटी क्या हो जाएगी, इन दोनों के वेलोसिटी का एडिशन। तो 42 प्लस 36 कितना हो जाएगा, 78। और क्वेश्चन में आपसे पूछा टाइम बताओ, तो टाइम के लिए आप देखोगे मीटर अपॉन स्पीड किलोमीटर प्रति घंटा में दे रखी, तो उसको 5/18 में कर सकता हूँ, 18 ऊपर चला जाएगा। तो आप यहाँ से देखो तो 200 प्लस 190 कितना हो जाएगा, 390 गुणे में 18/78 इंटू 5, तो 6 3 18 और 6 से 13 बार जाएगा, 13 से ये 30 बार जाएगा और 5 से 6 बार जाएगा। तो टोटल टाइम एक दूसरे को क्रॉस करने में ट्रेनों द्वारा लिया गया समय कितना आ जाएगा, 18 सेकेंड। इस क्वेश्चन का थर्ड ऑप्शन हो जाएगा राइट आंसर। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। हमारा अगला क्वेश्चन कहता है एक नाव को धारा के अनुकूल, मतलब डाउन स्ट्रीम की बात कर रहा है। तो डाउन स्ट्रीम को अगर मैं x मान लूँ यहाँ पर, तो 60 किलोमीटर की दूरी तय करने पर 4 घंटे लेती है, मतलब 60/4 इसकी क्या हो जाएगी, डाउन स्ट्रीम स्पीड की डाउन स्ट्रीम स्पीड हो जाएगी। तो यहाँ पर 60/4 मतलब हो जाएगा नाव की चाल डाउन स्ट्रीम में कितनी है, 60/4 मतलब 15 किलोमीटर प्रति घंटा। फिर कहता है कि धारा के प्रतिकूल, मतलब अप स्ट्रीम की बात कर रहा है, वाई की बात कर रहा है, 54 किलोमीटर जाने पर उसको 6 घंटे लगता है। तो किलोमीटर प्रति घंटा यहाँ से निकालोगे आप तो कितना आ जाएगा, 6×54 9 किलोमीटर प्रति घंटा। क्वेश्चन में पूछा है शांत जल में नाव की गति बताइए, मतलब एसबी की चाल पूछ रहा है, द स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर। तो एसबी बराबर क्या होता है, x+y, क्या होता है x+y। यहाँ से आप कहते हो 15 + 9 बराबर क्या हो जाएगा, 24 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, x+y/2 होता है, x+y/2 हो जाता है आपका क्या, ये स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर, तो अपॉन में 2। यहाँ से आप देख सकते हो कि 12 जो हो जाएगा हमारा इस क्वेश्चन का, 12 किलोमीटर प्रति घंटा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन कहता है ए और बी एक कार्य को क्रमशः दिन 15 और 12 दिन में पूरा कर सकते हैं। वह एक साथ काम करना शुरू करते हैं, लेकिन 4 दिनों के बाद बी काम को छोड़ देता है, तो ए शेष कार्य को कितने दिनों में पूरा करेगा। यहाँ पर ए और बी दोनों, एक तो ए जो है 15 दिन और बी जो है 12 दिन में काम पूरा कर देते हैं। तो यहाँ पर टाइम का रेशियो दे रखा है, तो उनके एफिशिएंसी का रेशियो क्या हो जाएगा, 4, क्योंकि 1/15 1/12, तो 15 चौके 60, 12 पंचे 60। ठीक है, तो दोनों मिलकर अगर 4 दिन तक काम किए, पहली बात तो 4 + 5 मिलकर काम करेंगे तो 4 दिन तक तो 36 काम करेंगे, लेकिन टोटल काम है यहाँ कितना, 15 × 4 = 60 टोटल वर्क है, सॉरी, जिसमें आप देखो 36 काम हो चुका है, तो बचा काम कितना है, 24। अब इस 24 काम को बी के छोड़ने के बाद ए करेगा, और ए की एफिशिएंसी कितनी है, 4,
तो टाइम टेकन बाई ए कितना आ जाएगा, 4 छक्के 24, तो 6 दिन इसका का क्या आ जाएगा, ए द्वारा काम पूरा किया जाएगा लास्ट के 6 दिन के लिए। तो इसका फोर्थ ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट ऑप्शन। अगला क्वेश्चन कहता है 3 पाइप ए बी और सी एक टंकी को क्रमशः 10 घंटे, 12 घंटे और 15 घंटे में ए बी और सी इसको भर देते हैं। तो यहाँ पर आप कह सकते हो कि पहली बात उनका टाइम का रेशियो दे रखा है, एफिशिएंसी हमारा सबसे पहला काम है 1/10, 1/12, 1/15 से आप देखो कि 60 एलसीएम आ जाएगा, 10 छंग 60, 12 पंचे 60 और 15 चौके 60। ठीक है, फिर आगे कहता है कि यदि ए को पहले 2 घंटे के लिए खोला जाता है, मतलब ए पहले 2 घंटे के लिए, तो 6 गुणे 2। फिर कहता है उसके बाद बी और सी को अगले 4 घंटों के लिए खोला जाता है, तो 5 4 9 और 9 को 4 घंटे के लिए 9 गुणे 4 बराबर कितना हो जाएगा 36, और यहाँ से 6 दूनी 12। तो आप पहले बात यहाँ से निकालो टोटल कैपेसिटी कितनी रही होगी उसकी, तो 10 गुणे 6 बराबर कितना होगा, 60 लीटर की कैपेसिटी रही होगी उस टंकी की, जिसमें से आप देखो अगर ए पहले 2 घंटे के लिए काम किया तो 6 की एफिशिएंसी से 12 लीटर भर देगा। उसके बाद बी और सी अगले 4 घंटे के लिए काम करेंगे तो 36 लीटर भर देंगे। तो यहाँ पर 12 36 48 लीटर टंकी में भरा जा चुका है। अब आप देखो बचेगा कितना, 12 लीटर, और उस 12 लीटर को उसके बाद अगर टैंक को भरने में कितना समय लगेगा, यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं है कि आप बता सको कि किसने भरा है। तो मैं यहाँ पर ये मान के चलता हूँ कि ए ने इसको लास्ट में भरेगा, क्योंकि अल्टरनेट चल रहे हैं ये। तो यहाँ पर लास्ट में जो ए की एफिशिएंसी 6 से लास्ट का जो टाइम आएगा ए का, वो 2 घंटे में इसको भर देंगे ए जितने लोग होंगे। तो ए जो टंकी का पाइप होगा वो 2 घंटे में आखिरी के 12 लीटर को भर देगा। तो इस क्वेश्चन का फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा राइट आंसर। अगला क्वेश्चन कहता है कि ए क्यूब प्लस बी क्यूब बराबर 63 और ए प्लस बी बराबर कितना है, 3 है। तो a प्लस बी बराबर यहाँ पर 3 है। इसको आप फॉर्मूले से भी अप्लाई कर सकते हो, या आप देखो यहाँ पर अगर ये 63 है तो फॉर्मूले में a प्लस बी आता है जिसमें 3 का मल्टीपल होना चाहिए। तो 3 21 बार जाता है, तो जाहिर सी बात है कि यहाँ पर a प्लस बी अगर आप जोड़ रहे हो तो 3 2 1 3 या 3 और 0। तो अगर यहाँ पर मैं 4 और -1 लेता हूँ तो 4 चौके 16 चौके 64, 64 से आप 1 -1 घटाओगे। हाँ, तो आप ये कह सकते हो कि a का मान 4 है और b का मान -1 है। तो यहाँ से कह सकते हो 4 गुणे -1 बराबर कितना आ जाएगा, -4। आप इसको फॉर्मूले से अप्लाई करोगे। जैसे बहुत से बच्चे ऐसे होंगे जिनको ये चीज़ें थोड़ा टफ लग रही होंगी, क्योंकि वैल्यू पुटिंग सबसे इजी फॉर्म है, लेकिन आपको अगर प्रैक्टिस उतनी अच्छी नहीं है तो वैल्यू पुटिंग आपके लिए बहुत टफ होने वाला है। तो यहाँ से अगर ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला अप्लाई करोगे तो a प्लस बी इंटू में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी बराबर कितना हो जाएगा, 63। और यहाँ से a प्लस बी देखोगे तो 3 था, तो 3 से 21 बार जाएगा। और यहाँ पर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी में अगर आप देखो तो मैं इसको a प्लस बी का होल स्क्वायर और -3ab लिख सकता हूँ, इसको प्लस माइनस ऐड करके 2ab को, तो बराबर 21 के है। और जहाँ से a प्लस बी का मान 3 है तो 3 की पावर 2 -3ab बराबर क्या हो जाएगा, 21। तो यहाँ से आप ये कह सकते हो कि 3 3 का 9 उस तरफ जाके -3ab बराबर हो जाएगा 12। तो ab बराबर क्या आ जाएगा, -4। फॉर्मूले से टाइम आपका ज़्यादा लगेगा, वैल्यू पुटिंग से जो आप वैल्यू पुट करोगे उससे क्वेश्चन बहुत जल्दी सॉल्व होगा। और प्रैक्टिस जल्दी से जल्दी करके वैल्यू पुटिंग को ज़्यादा से ज़्यादा सॉल्व करिए, सीखिए उसको, ताकि एग्जाम में आप टाइम को बचा सको, आप स्कोर को बढ़ा सको। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन कहता है कि सॉल्व करिए, x की वैल्यू फाइंड करिए। रूट 9x स्क्वायर प्लस 12x प्लस 4 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4 बराबर क्या होगा। यहां पर ऑप्शन आ चुका है जो कि गलत बात है, ये जो कि क्या है, गलत बात है। तो आपको फाइंड करना है कि अंडर रूट, क्वेश्चन कहता है कि अंडर रूट 9x स्क्वायर प्लस 12x प्लस 4 माइनस रूट एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4 का मान बताओ। तो या तो आप x की वैल्यू पुटिंग कर लो यहाँ पर, और या आपको फैक्टराइजेशन करना आता तो सबसे बेहतरीन तरीका है फैक्टराइजेशन करने का। लेकिन आप -1 रखते हो तो यहाँ से आ जाएगा 9 और 4 13, और ये 12 नहीं आएगा। और यहाँ से आ जाएगा क्या, जो क्योंकि यहाँ पर हमारे पास माइनस कर रहे हो तो ऑब्वियस सी बात है पहला ऑप्शन नहीं होगा। 0 पुट करने पे ये सब 0 हो जाएगा, लेकिन 4 का आ जाएगा 2 प्लस -2, और यहाँ से आ जाएगा प्लस -2।
के साथ -2 तो आ जाएगा 0, या हो सकता है आ जाए यहाँ से क्या 4 भी आ सकता है। सॉल्व करते हैं, ये देखते हैं यहाँ से क्या आएगा वैल्यू। तो आप देखोगे यहाँ से आ क्या रहा है कि 9x² + 12x + 4 को अगर अंडर रूट के अंदर सॉल्व करो तो ये इसको हम लिख सकते हैं 3x का होल स्क्वायर प्लस 12x + 4। तो आप देखोगे कि ये क्या लिखा है 3x + 2 का होल स्क्वायर, क्योंकि 3 दूनी 6 दूनी 12, 2 दूनी 4, बिल्कुल सही बात। और यहाँ पर आप देखोगे तो लिखा है x - 2 का होल स्क्वायर। तो अगर आप ब्रैकेट से बाहर करोगे तो आ जाएगा x - 2, और आप इसको ब्रैकेट से बाहर करोगे तो ये हट जाएगा पावर। तो 3x + 2 माइनस x माइनस प्लस 2। तो यहाँ से आप देख रहे हो, अच्छा यहाँ पर बराबर 2 भी था। अब x की मान बताना है, यहाँ पर बराबर के 2 था पहले से, ऐसा नहीं कि था नहीं, और फिर उसका मान बताना था। तो कोई बात नहीं, यहाँ से बराबर 2 हो जाएगा तो 3x से 2x, सॉरी 1x जाएगा, आ जाएगा 2x, और 2 के हो जाएगा +4, बराबर क्या है 2 के। तो यहाँ से आप देखोगे 2x बराबर 2 - 4 हो जाएगा। तो 2x बराबर क्या जाएगा -2, और x बराबर क्या आ जाएगा यहाँ से -1। इस क्वेश्चन का फर्स्ट ऑप्शन ही क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। माफ़ कीजिएगा, यहाँ पर 2 ऑलरेडी था और यही रहेगा यहाँ पर, जिसके लिए मैंने वहाँ पर इसको एलिमिनेट किया था, जो कि गलत तरीका था। वो -1 इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा x की वैल्यू के लिए, जब ये पूरा लेफ्ट हैंड साइड बराबर है 2 के। बढ़ते अगले क्वेश्चन पर। त्रिभुज ABC में D BC का मध्य बिंदु है। त्रिभुज ABC में आप देखो, त्रिभुज ABC में D BC पर मध्य बिंदु है, और EAC पर एक बिंदु है जिससे BE को AD के समांतर, ये तो क्रॉस हो जाएगा। यदि AB बराबर 12 और AC बराबर 16 और BC बराबर 20 है तो B की लेंथ फाइंड कीजिए। अगर AD को BC कट कर देगा तो पैरेलल कैसे होगा? तो यहां पर अगर मैं मान लेता हूं कि हमारे पास CA को बढ़ाने पर एक पॉइंट हमारे पास यहां से क्या आ जाए, ये BE हो जाए, और अब ये BE इस AD के पैरेलल हो जाए तो कुछ बात बन सकती है। तो आप देखोगे BD बराबर BC, और AB की लेंथ यहाँ पर दे रखी है कितनी, 12 सेंटीमीटर, और AC दे रखा है 16 सेंटीमीटर, और BC आप देखोगे तो 20 है तो ये 10 और ये 10 हो जाएंगे, टोटल में मान लेता हूँ ये 20 हो जाएगा। तो यहाँ से आप देख सकते हो, पहली बात तो मुझे AD की लेंथ निकालनी पड़ेगी, क्योंकि आप यहाँ से क्वेश्चन आपसे पूछा है कि BE की लेंथ क्या होगी। तो अगर ये पैरेलल है और ये एंगल कॉमन है तो सिमिलैरिटी तो लग जाएगी, लेकिन इसके लिए हमें क्या निकालना पड़ेगा, AD की लेंथ निकालनी पड़ेगी। और AD की लेंथ अगर आप मीडियन का फॉर्मूला अप्लाई करो यहाँ से, तो 2 गुणे AC का स्क्वायर मतलब 12 का स्क्वायर 144, प्लस 2 गुणे 16 का स्क्वायर मतलब 256, माइनस जिस पे हमारा मीडियन जा रहा है BC का स्क्वायर हो जाएगा 400 बटे में 4। तो यहाँ से आप इसको देख सकते हो, इस 2 से और यहाँ से 4 से, और इसका 2 ले लो तो 72 बन जाएगा, इसका 2 ले लो तो 128 बन जाएगा। इस 4 को हम एलिमिनेट कर सकते हैं, ठीक है। अब आप देखो कि 72 में अगर 128 में यहाँ से ऐड कर देता हूँ, 72 में अगर मैं 128 ऐड कर देता हूँ, बहत्तर में 128 ऐड कर देता हूँ तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 200 माइनस 100। तो आप देखोगे यहाँ से जो हमारे पास 200 माइनस 100 क्या आ जाएगा, √100, जो कि 10 सेंटीमीटर हमारे पास AD आ गया। अब ध्यान दीजिए, क्योंकि बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, अगर मैंने जो एज्यूम किया उस पर लग जाए, क्योंकि यहाँ पर AC CA को बढ़ाने पर ही जो BE पैरेलल होगा वो AD के होगा। तो त्रिभुज ADC और त्रिभुज EBC को अगर आप देखो, यहां से आप त्रिभुज ADC और त्रिभुज EBC को अगर आप देखो तो यहां पर एंगल C दोनों के लिए कॉमन है, इक्वल है। यहां पर आप एक चीज और देखोगे, अगर इफ AD इज पैरेलल टू EB
तो मैं कह सकता हूँ ये वाला एंगल इस एंगल के बराबर होगा करस्पॉन्डिंग एंगल, और ये वाला एंगल भी इसके बराबर होगा क्योंकि करस्पॉन्डिंग एंगल। तो ये दोनों त्रिभुज क्या हो जाएंगे, सिमिलर हो जाएंगे, और इनके करस्पॉन्डिंग रेशियो साइड का रेशियो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा इक्वल। तो आप यहां से देख सकते हो कि अगर मैं एंगल सी के सामने वाली साइड लेता हूं तो यहां पर आ जाएगा ए डी अपॉन एंगल सी के सामने बड़ा वाला साइड हो जाएगा ए बी बराबर एंगल ए के सामने स्मॉल ट्रायंगल में लेता हूं तो आ जाएगा 10 बटे एंगल ई के सामने लेता हूं तो पूरी लेंथ आ जाएगी 20। तो 10 एक कम 10, 10 दूना 20, और ए बी का मान आप देखो, ए बी का मान हमें क्या निकालना है, सॉरी ई बी का मान निकालना है, बार बार गलती हो रही है। यहाँ से हमें जो मान निकालना है ई बी का निकालना है, और ए डी अपॉन ई बी ही होगा क्योंकि दोनों पैरेलल हैं, दोनों ट्राइंगल्स के अलग अलग साइड्स हैं, करस्पॉन्डिंग साइड्स। तो ए डी आप देख रहे हो 10 बटे ई बी बराबर 1/2 है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे यहाँ से तो ई बी कितना आ जाएगा आपके पास 20 सेंटीमीटर, और 20 सेंटीमीटर हमारा फर्स्ट ऑप्शन दिया हुआ है राइट आंसर। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन 20 सेंटीमीटर। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कहता है कि दो सर्कल्स हैं जिनके रेडियाई 10 सेंटीमीटर और 24 सेंटीमीटर हैं, दोनों वृत्तों के बीच सीधी उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा ज्ञात की जाए। अगर ध्यान दीजिए तो एक वृत्त 10 सेंटीमीटर का ये है और एक दूसरा वृत्त 24 सेंटीमीटर का ये है। तो यहाँ से आप देखोगे तो ये 10 सेंटीमीटर का है, और यहाँ से आप देखोगे तो ये कितने सेंटीमीटर का है, 24 सेंटीमीटर का है, और इसके बीच उभयनिष्ठ स्पर्शी रेखा ज्ञात करना है आपको। तो उभयनिष्ठ डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट का जो फॉर्मूला होता है, डीसीटी का जो फॉर्मूला होता है, आप देखोगे आप मान लेता हूं कि ये O है, ये O डैश है, और ये A और ये B है। तो DCT डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट AB का जो फॉर्मूला हो जाएगा वो इनके बीच आप देखोगे डिस्टेंस दे रखी है 26 सेंटीमीटर, ठीक है, 26 सेंटीमीटर इनके बीच की डिस्टेंस दे रखी है। तो फॉर्मूला हो जाएगा √O डैश का स्क्वायर माइनस R2 माइनस R1 का होल स्क्वायर, जहां पर R2 बड़ा है R1 से, मतलब R2 24 है और R1 क्या है हमारे पास 10 है। तो आप यहाँ पे पुट करो वैल्यू को, तो 26 का स्क्वायर माइनस 24 माइनस 14 नहीं 10 का स्क्वायर, ठीक है। तो आप देखोगे अंडर रूट यहाँ से क्या आ जाएगा, 26 का स्क्वायर 676, क्या आ जाएगा 676, और माइनस 24 से 10 घटाओगे तो 14 का वर्ग आ जाएगा 196। आप इसको सॉल्व करोगे तो आ जाएगा 6 से 6 0, और 67 से 19 जाएगा तो आ जाएगा 48। अंडर रूट 480 आ रहा है आपका, और अंडर रूट 480 का मतलब 16 3 48, 16 बाहर आएगा तो बन जाएगा 4, और अंदर बच जाएगा √30। तो इस क्वेश्चन का थर्ड ऑप्शन हो जाएगा राइट आंसर। डीसीटी फाइंड करना था, क्वेश्चन आता है एग्जाम में, आप इसका फॉर्मूला याद करके जाओ और डायरेक्ट अप्लाई करो, वहाँ पर डायरेक्ट वैल्यू आपको आ जाएगी। हमारा ऑप्शन हो जाएगा थर्ड इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला क्वेश्चन कहता है एक समकोण त्रिभुज का आधार अगर 20 सेंटीमीटर 20% बढ़ा दिया जाए। एक समकोण त्रिभुज हमारे पास मान लेता हूँ ये है, जिसमें हमारे पास ये बेस है और ये परपेंडिकुलर है, और आधार को 20% बढ़ाने की बात करता है, और फिर इसकी ऊंचाई को 30% बढ़ाने की बात करता है। तो मैं कह देता हूं कि यहां से आप मुझे बताओ कि 1/2 इंटू बी इंटू एच या बी इंटू पी क्या होता है, इसका एरिया होता है। तो क्वेश्चन में कह रहा है कि त्रिभुज के क्षेत्रफल में प्रतिशत वृद्धि ज्ञात कीजिए। तो मैं जाहिर सी बात ये कहना चाहूँगा कि आप अगर प्रतिशत वृद्धि को रेशियो फॉर्म में निकालने जाओ तो आप देखोगे हाफ हाफ कैंसिल हो जाएगा और BH/BH डैश आ जाएगा। तो जाहिर सी बात है कि यहाँ पर अगर मैं भुजा कहता हूँ कि बेस हमारे पास 5 था तो 20% बढ़ के कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। और दूसरा हमारे पास अगर परपेंडिकुलर 10 था तो 10 से बढ़कर 3 कितना हो जाएगा, 13 हो जाएगा, ठीक है। तो आप यहां से ये कह सकते हो ठीक है, ठीक। तो यहां से आप देख सकते हो कि एरिया का जो रेशियो आ जाएगा 50 आ जाएगा यहाँ से, और यहाँ से आ जाएगा 78। मतलब पहले 50 था और अब 78 हो गया है। तो आप देखोगे बढ़ा कितना, 28। किस पे बढ़ा, 50 पे। और इंक्रीज परसेंटेज फाइंड करना है हम लोग को। तो इंक्रीज परसेंटेज अगर फाइंड करना है तो 28/50 में 100 से मल्टीप्लाई कर दो। 50 से 2 बार 28 दूना 56% के इंक्रीमेंट हुआ यहाँ पर एरिया में, अगर त्रिभुज के आधार में 20%
और हाइट में 30% बढ़ाया जाए तो टोटल क्षेत्रफल में 56% की वृद्धि होती है। इसको आप प्रॉफिट लॉस से भी कर सकते हो, 20%, 30%, 50 और 20-30 का जो कंबाइंड परसेंटेज आएगा 6 आ जाएगा, 56 हो जाएगा। वहां से एक शंकु को उसके आधार के समांतर एक समतल द्वारा किस प्रकार काटा जाता है कि शेष छिन्नक की ऊंचाई मूल शंकु की ऊंचाई की आधी होती है। कोन इज कट बाय ए प्लेन पैरेलल, समांतर। अब यहाँ पर अगर मैं एक कोन डिसाइड करता हूँ कि मैंने एक कोन बनाना है यहाँ पे, और एक कोन बन गया हमारे पास प्यारा सा नन्ना मुन्ना, और यहाँ पर कहता है कोन को एक यहाँ से पैरेलली कट किया गया। तो आप मुझे बताओ, कहता है क्वेश्चन, हाँ ये बिल्कुल सही बात बोला है कि ये टोटल हाइट के मिड पॉइंट पे कट कर रहा है, मतलब ये वाली हाइट कितनी हो जाएगी, h/2 हो जाएगी, और नीचे वाली भी कितनी हो जाएगी, h/2 हो जाएगा। तो मूल शंकु और छिन्नक के आयतन का अनुपात ज्ञात कीजिए। छिन्नक मतलब फ्रस्टन हो जाएगा। तो यहां से आप पहले ध्यान दो कि हमारे पास जो हाइट होगी वो रेडियस पर परपेंडिकुलर होगी, और अगर ये रेडियस r है तो यहां पर ये वाली रेडियस फाइंड करना सबसे इंपॉर्टेंट है। तो त्रिभुज अगर ए बी सी और त्रिभुज ए डी ई में अगर बात करूं मैं, तो यहां से आप कह सकते हो, पहली बात ये पैरेलल, इसके यहां से ये वाला एंगल दोनों जगह कॉमन, और ये वाला एंगल इसके बराबर 90-90, और एंगल सी बराबर हो जाएगा एंगल ई। तो त्रिभुज ए बी सी सिमिलर हो जाएगा त्रिभुज ए डी ई के। तो यहां से हमें रेडियस निकालना बहुत इंपॉर्टेंट है। वॉल्यूम निकालने के लिए आप रेडियस निकालो सबसे पहले। तो यहां से आप कह सकते हो कि करस्पॉन्डिंग साइड्स मतलब बी सी अपॉन डी, मैं मान लेता हूं यहां पर R1 है और यहां पर R है, तो R1 अपॉन R बराबर इस छोटे वाले त्रिभुज में यहाँ पे हाइट आप देखते हो तो h/2 है, और इस बड़े वाले एंगल ई के लिए बड़े वाले त्रिभुज में हाइट क्या है, h है। तो आप ये कह सकते हो कि R1 अपॉन R बराबर क्या हो जाएगा, h से h कैंसिल आउट, 1/2। तो यहाँ से आप ये कह सकते हो कि R बराबर क्या है, 2R1 के, मतलब ये जो R1 है इस R का हाफ है, या जो ये R है वो इस R1 का ट्वाइस है। तो यहां से आप कह सकते हो कि R1 बराबर R/2 भी। अब देखो यहां पर कहता है वॉल्यूम ऑफ कोन अपॉन वॉल्यूम ऑफ फ्रस्टन। अब आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए वॉल्यूम ऑफ फ्रस्टन का। वॉल्यूम ऑफ कोन आपने अप्लाई कर दिया, सॉरी 1/3 पाई r²h, क्योंकि पूरा कोन का एरिया, पूरे कोन का वॉल्यूम हमारा क्या था, 1/3 पाई r मतलब रेडियस का स्क्वायर इंटू h अपॉन फ्रस्टन का देखोगे तो 1/3 पाई r², ये वाला कैपिटल R मतलब r² प्लस स्मॉल r का स्क्वायर। तो R1 का स्क्वायर आप करने जाओगे तो यहाँ से आप ये कह सकते हो कि जो ये R1 है, ये जो R1 है, आप यहाँ से ये कह सकते हो कि R1 हो जाएगा R/2 का स्क्वायर प्लस इन दोनों का प्रोडक्ट R1 इंटू R की वैल्यू यहाँ पर क्या है, तो R1 की वैल्यू यहाँ पर क्या है, R/2, और R क्या है, R ही था, तो R²/2 हो जाएगा इंटू में h। अब यहाँ से आप देखोगे तो यहाँ से आप 1/3 पाई 1/3 कैंसिल आउट कर सकते हो। एक बात और, यहाँ पर फ्रस्टन के लिए h नहीं बल्कि h/2 है, तो h नहीं बल्कि h/2 है, तो ऊपर क्या आ जाएगा, R²h अपॉन, यहाँ से आप देखोगे तो R² प्लस R²/4 प्लस R²/2। अब आप एलसीएम लोगे तो नीचे डिनोमिनेटर में एलसीएम लेने पर आप क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा, और 4 2 जा 8 हो जाएगा। ठीक है, ये वाला 2 मैंने मल्टीप्लाई किया है, लेकिन इन सभी के लिए हमारा क्या हो जाएगा, 4 एलसीएम हो जाएगा। तो यहाँ से आ जाएगा 4R² प्लस ये तो एज इट इज रहेगा क्योंकि यहाँ पर 4 बेस में है, और यहाँ पर 2 2 जा 4, तो 2 आ जाएगा, 4 2 6 1 7 R² आ जाएगा, और यहाँ पर h आ गया, तो h से h कैंसिल, R² से R² कैंसिल, और ये 8 ऊपर जाएगा, तो 8/7 हमारे पास वॉल्यूम के क्या आ जाएंगे, रेशियो आ जाएंगे 8:7। इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। इस क्वेश्चन का फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है कि sin थीटा प्लस cos थीटा बराबर 7/5, तो फाइंड द वैल्यू ऑफ tan थीटा प्लस cot थीटा। तो वैल्यू पूछ रहा है tan थीटा प्लस cot थीटा की। अब इसको मैं अगर sin थीटा अपॉन
कॉस थीटा प्लस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा में लिखता हूँ और क्रॉस मल्टीप्लाई मतलब एलसीएम ले लेता हूँ, तो आप देखोगे एलसीएम साइन थीटा इंटू कॉस थीटा आ जाएगा और ऊपर क्या आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। तो ये आइडेंटिटी 1 होता है, तो 1 अपॉन साइन थीटा इंटू कॉस थीटा की आपको वैल्यू बतानी है। अब आप इस पे आ जाओ, अगर मैं इसको स्क्वायर कर देता हूँ दोनों साइड में तो हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा बराबर 49/25। और ये आइडेंटिटी से क्या हो गया 1 और 1 उस साइड लेके जाओगे तो 2 साइन थीटा प्लस कॉस थीटा बराबर 49/25 माइनस 1 फिर यहाँ से आप एलसीएम ले लोगे 25, तो 49 से 25 घटाओगे तो क्या आ जाएगा 24, और ये 2 इस 24 को कट करेगा 12 टाइम। तो आप देख रहे हो साइन थीटा प्लस कॉस थीटा आ गया 12/25 और आपको फाइंड क्या करना था 1 अपॉन साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। तो यहाँ पर आप वैल्यू पुट कर दो 12/25, तो इसका रिवर्स हो जाए मतलब इन्वर्स हो जाएगा तो हो जाएगा 25/12। इस क्वेश्चन का राइट आंसर थर्ड ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कहता है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन ए अपॉन 1 प्लस कॉस ए प्लस 1 प्लस कॉस ए अपॉन साइन ए माइनस 2 कॉस ए के। तो यहाँ से आप देखो कि साइन ए अपॉन 1 प्लस कॉस ए प्लस 1 प्लस कॉस ए अपॉन साइन ए को अगर सॉल्व करते हैं तो एलसीएम ले लेंगे तो क्या आ जाएगा 1 प्लस कॉस ए और इनटू में क्या आ जाएगा साइन ए, और यहाँ पर हो जाएगा साइन स्क्वायर ए प्लस 1 प्लस कॉस ए का होल स्क्वायर माइनस 2 कॉसेक ए, राइट। तो यहाँ से आप कह सकते हो साइन स्क्वायर ए प्लस 1 प्लस कॉस स्क्वायर ए प्लस 2 कॉस ए अपॉन 1 प्लस कॉस ए एक ब्रैकेट में इंटू साइन ए माइनस 2 कॉस ए के। तो आप देखोगे ये और ये मिलकर आइडेंटिटी बनाएंगे जो कि इसकी वैल्यू हो जाएगी 1, और ये 1 और प्लस 1 मिलके बन जाएंगे 2 प्लस 2 कॉस ए अपॉन 1 प्लस कॉस ए इंटू साइन ए माइनस 2 कॉस ए के। यहाँ से आप देखोगे 2 कॉमन कर लेता हूँ मैं, तो ये कितना बन जाएगा 1 प्लस कॉस ए, और ये 1 प्लस कॉस ए से डिवाइड करने पे कैंसिल आउट हो जाएगा, तो आ जाएगा 2 अपॉन साइन ए माइनस 2 कॉसेक को मैं कन्वर्ट कर सकता हूँ साइन ए के रिस्पॉन्स में 1 अपॉन साइन ए। तो आप देखोगे दिस और दिस कैंसिल आउट हो जाएंगे तो आ जाएगा हमारा आंसर क्या 0। इस क्वेश्चन का फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा राइट आंसर 0। अगला क्वेश्चन कहता है कंपनी का राजस्व 2016 से 2017 तक 12%, 2017 से 2018 तक 25% और 2018 से 2019 तक 10% बढ़ गया। यदि 2016 में कंपनी का राजस्व 45 लाख रुपए था तो 2019 में कितना हुआ होगा। तो आप यहां से देखो कि अगर 12% की बढ़ोतरी की गई है, मतलब अगर वस्तु 25 की रही होगी तो 28 की हो गई है। फिर उसके बाद 25% की बढ़ोतरी हुई है 2018 से 2019, तो आप यहाँ पर देख सकते हो 2018 में अगर 25% है तो 4 की बजाय कितनी हो जाएगी 5%, और 2018 से 19 10% की बढ़ोतरी मतलब 10 अगर रही होगी तो कितनी हो जाएगी 11 हो जाएगी। ये रेशियोज हैं अलग अलग साल में 2016 से लेके 2017, 2018 और 2019 तक। तो आप देखोगे यहाँ पर अगर मैं इन दोनों रेशियोज को देखूँ तो इनको इंटू 2 कर सकता हूँ, या आप देखो सबसे पहले 28 है तो इसको 28 बनाओ तो इंटू 7 कर दिया, और यहाँ पर 7 5 या 35 हो गया। तो जो नया रेशियो आ जाएगा वो 25:28 यहाँ से आ जाएगा 35, और ये 10:11 है। अब इस 35 और 10 को आप देखो तो इसमें दोनों में एलसीएम लेके देखने जाओगे तो 70 हो जाएगा, इंटू 2 कर दो, ये 50, ये 56 और ये हो जाएगा 70 और ये हो जाएगा 77, ठीक है। अब आप ध्यान दीजिए क्वेश्चन में दे रखा है 50 की वैल्यू कितनी है, 50 की वैल्यू क्वेश्चन में दे रखा है 45 लाख। तो इसका मतलब ये कितना है 9/10, ये अब 10.9 कर दो आप लाख में, 9/10 लाख में है।
तो अगर मैं 77 की वैल्यू पूछा 2019 में कितना हो जाएगा, तो इसको मैं देखूँ गुणे 9/10 लाख करूँ तो 9 से 63 और 9 से 63, 63 और 6 69, 693/10 लाख क्या आ जाएगा इसका 2019 में, मतलब 69.3 लाख क्या आ जाएगा आपका। इस क्वेश्चन का सेकंड ऑप्शन हो जाएगा राइट आंसर, 69,30,000 इस क्वेश्चन का हो जाएगा कि 2019 में बढ़कर कितना हो गया 69,30,000। अगला क्वेश्चन है कि साझेदारी व्यवसाय में एक कुल समय के 1/6 भाग के लिए पूंजी का 1/6 भाग निवेश करता है और बी कुल समय के 1/4 भाग के लिए पूंजी का 1/4 भाग निवेश करता है। तो मैं यहाँ पर कह देता हूँ हमारे पास पूंजी हमारे पास अगर 24 रही हो और टाइम हमारे पास 24 रहा हो, ये है टाइम और ये है पूंजी, मतलब हमारे पास जो अमाउंट था, अमाउंट की बात करें तो ये था। इस 24 का 1/6 भाग ए करता है मतलब 4, और बी इसी का 1/4 मतलब 6 भाग करता है। कितने समय के लिए 24 का, ये टाइम का अगर देखें तो 1/6 भाग 24 का मतलब 4 समय के लिए, 4 यूनिट समय के लिए, और 1/4 मतलब 6 यूनिट समय के लिए बी इन्वेस्ट करता है। बाकी आप देखिए आगे क्या कहता है, और सी शेष पूंजी पूरे समय के लिए निवेश करता है। तो सी है वो शेष समय के लिए, मतलब 24 का आप 6 और 4 10 ले चुके हो तो बचेगा कितना 14 यूनिट पूंजी को शेष पूरे समय के लिए, मतलब पूरे समय के लिए 24 समय के लिए वो इन्वेस्ट करेगा। तो आप देखोगे यहाँ से कि पहली बात तो इनको हम सिंपलेस्ट फॉर्म में बना सकते हैं, यहाँ से ये 2 3 और 7 हो सकता है। अगर मैं इस वाले रेशियो को लिखूँ तो 2 3 और 7, और इस रेशियो को अगर लिखूँगा तो 2 3 और 12। तो प्रॉफिट का क्या होता है, प्रॉफिट हम निकालने जा रहे हैं प्रॉफिट का रेशियो, तो 2 दूनी 4:2, 3 3 9:2, 12 7 84। तो टोटल प्रॉफिट क्वेश्चन में दे रखा है कि 1994 रुपए के लाभ में से बी का हिस्सा कितना होगा। तो आप टोटल सम देखो यहाँ से 84 और 9 93, 93 4 97, और 97 की वैल्यू दे रखी है 1940, जो कि है 20 गुने पे। तो आपके लिए 9 जो है वो बी का प्रॉफिट A/B/C में बी का प्रॉफिट 9 यूनिट है। तो 9 को अगर मैं 20 गुना कर दूं तो हो जाएगा 180 रुपये इस क्वेश्चन का राइट आंसर की प्रॉफिट ऑफ बी का क्या हो जाएगा 180 रुपये, जो कि इसका सेकेंड ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कहता है एक मिश्रण में अल्कोहल और पानी का अनुपात 4:3 है। यहाँ पर अगर अल्कोहल और वाटर का जो रेशियो है वो 4:3 में है। यदि 14 लीटर मिश्रण को 14 लीटर अल्कोहल से बदल दिया जाए तो अल्कोहल और पानी का अनुपात 5:2 हो जाता है। मिश्रण का प्रारंभिक आयतन मतलब मिश्रण का प्रारंभिक वॉल्यूम, मतलब टोटल बता दीजिए कि मिश्रण में प्रारंभिक वैल्यू क्या थी उस मिश्रण की। ठीक है, तो 4:3 से अगर आप 14 लीटर निकालोगे तो फिर से जो आपके पास जो भी मिश्रण बचेगा उसमें भी रेशियो 4:3 का ही रहेगा, अल्कोहल और उसका वाटर का। 14 लीटर माइनस करने की बात कर रहा है ये। फिर ये कहता है कि इसमें 14 लीटर अगर ऐड कर दिया जाए तो यहाँ पर 14 लीटर क्या ऐड करा जा रहा है, 14 लीटर अल्कोहल ऐड किया जा रहा है। तो अल्कोहल ऐड करने के बाद अब रेशियो देख रहे हो तो 5:2 हो जाता है। तो इस क्वेश्चन में आपको एक बात ये बताना चाहूँगा कि आप देखो तो पानी नहीं बदलेगा, क्योंकि पानी का जो रेशियो है वो एग्जैक्ट रहेगा, क्योंकि पानी यहाँ पर कहीं पर डाला नहीं गया है। तो अगर इस वाले को मैं 2 से और इस वाले को अगर मैं 3 से करता हूँ तो ये हो जाएगा क्या 15:6, और ये क्या हो जाएगा 2 चौके 8:2 3 6। ठीक, अब अगर 8:6 था और यहाँ 15:6 है तो आप देख रहे हो 8 से 15 जाने में कितना यूनिट बढ़ा 7 यूनिट। अब 7 यूनिट की वैल्यू क्वेश्चन में दे रखी है 14 लीटर अल्कोहल डाला गया तभी तो उसकी वैल्यू बढ़ी है, उसका अमाउंट बढ़ा है। तो 7 की वैल्यू अगर 14 है मतलब 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2 हो जाएगी। तो ये यूनिट की वैल्यू अगर 2 है तो यहाँ पर इनिशियल स्टेज में आप देखोगे तो 8:6 ही रहा होगा। फिर आप देखोगे कि यहाँ पर अगर 2 यूनिट है तो जाहिर सी बात रही होगी इसका जो अनुपात रहा होगा तो ये 42 लीटर हो जाएगा। अगर 2 के यूनिट के हिसाब से देखेंगे 15 6 के दूना 42, और 42 14 के बाद हुआ है, इसका मतलब यहाँ पर आप देखोगे तो कितना रहा होगा 28। कितना रहा होगा 28 रहा होगा ना।
क्योंकि 8 से 14 दूना 28, और यहाँ पर आप देखोगे ये 14 लीटर निकालने के बाद का है। ऐसा नहीं कि आप यहाँ पर क्या करोगे, मल्टीप्लाई कर दोगे। तो 8 6 कितना आ गया निकालने के बाद। तो जब निकालने के बाद 28 आ रहा है तो इसका मतलब रहा कितना होगा यहाँ पर, तो आप कह सकते हो 42 रहा होगा। और इस क्वेश्चन का थर्ड ऑप्शन कर जाएगा राइट आंसर। 42 से 14 निकाला तभी तो 28 हुआ, और 28 में 14 जोड़ा तभी तो 42 हुआ। तो इसको फाइंड करने के लिए आप रेशियो को बहुत अच्छे से समझो, पकड़ो वहाँ से और चीज़ों को सॉल्व कर सको। अगला क्वेश्चन है, एक आदमी रुपए उधार लेता है। एक आदमी borrows some monies 6,000 from a bank, 10% annual simple interest. He repays rupees 2000 at the end of first year, 2000 at the end of second year, and clears the balance at the end of third year. Find the amount he repays at the end of third year. तो अगर देखो यहाँ पर प्रिंसिपल क्वेश्चन में दे रखा है 6000, लेकिन 10% उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट है, 10%। तो आप ध्यान दीजिए, अगर वो 1 साल बाद फर्स्ट ईयर के कंप्लीशन पे जाएगा तो 10% उसको ब्याज भी देना पड़ेगा। तो इसका 10% आप अगर देखोगे तो 600 रुपये आएगा, तो बढ़ के कितना हो जाएगा, 6600 रुपये हो जाएगा। लेकिन 6600 की बजाय वो देता कितना है, 2000 देता है। तो बचा कितना उसके पास, 4600 रुपये उसके पास दूसरे वर्ष के शुरुआत में बचा। अब वो सेकेंड वर्ष जब जाएगा तो आप कहोगे इस पर भी 10% इंटरेस्ट देगा वो, क्योंकि इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट दे रहा है, सॉरी से अमाउंट प्रिंसिपल पे इंटरेस्ट दे रहा है। तो आप यहां से ये कह सकते हो, जी नहीं 1 मिनट, प्रिंसिपल पर इंटरेस्ट देगा तो यहां से आप कह सकते हो कि 10% और बढ़ जाएगा किसका, 10% बढ़ जाएगा किसका, 6000 का। तो यहां से आप देख सकते हो कि 6000 का अगर 10% बढ़ा दोगे तो 600 रुपये बढ़ेगा। तो यहां से क्या आ जाएगा, 5200। अब 5200 में से अगर वो 2000 वापस करेगा तो कितना बचेगा, यहाँ से 3200 बचेगा। कितना बचेगा, 3200 बचेगा। फिर थर्ड ईयर के आप स्टार्टिंग में देखोगे तो यहाँ से 600 रुपये फिर बढ़ेगा, मतलब 10%। तो कितना हो जाएगा, 3800 रुपये हो जाएगा इसके पास टोटल। 3800 इसको इसके पास क्या हो जाएंगे, पे करने के लिए तीसरे वर्ष के अंत में, जिससे मैं पैसा लिया था। यहाँ पर 3800 रुपये इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर आप इस ऑप्शन को 3800 बना लो, क्योंकि यहाँ पर सभी ऑप्शंस गलत हैं या यहाँ पर एरर की मिस्टेक है। तो 3800 रुपये इसका थर्ड ऑप्शन इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन, एक व्यापारी रुपये 35 प्रति किलो की दर से और रुपये 60 प्रति किलो की दर से दो प्रकार की चीनी को 2:3 के अनुपात में मिलाता है। तो अब मिश्रण को 54 रुपये प्रति किलो के हिसाब से बेचे तो उसका लाभ प्रश्न फाइंड कीजिए। 30 और 60 के मिश्रण को अगर आप देखोगे तो 2:3 अनुपात में मिलाता है। तो मैं जाहिर सी बात है यहाँ से कह सकता हूँ कि 30 का 2 पार्ट, मतलब 30 के 2 पार्ट बढ़ाया यहाँ पे लिया गया तो 60 हो गया, और 60 के 3 तो यहाँ क्या हो गया, 180 हो गया। तो टोटल 240, 5 का अगर आप देखोगे तो कितना हो जाएगा, 48 रुपये। मतलब 48 रुपये उसका एवरेज है अगर प्राइस माना जाए 1 किलोग्राम का। तो आप कह सकते हो 48 रुपये के इनिशियल कॉस्ट प्राइस की वस्तु को वो 54 रुपये पे अगर बेचता है तो उसको प्रॉफिट कितने का हुआ, 6 रुपये का। किस पे, 48 पे। तो प्रॉफिट परसेंट पूछा है यहाँ पे आपसे। तो आप देखोगे 6 से 8 बार और गुणे में कर दो 100, तो प्रॉफिट परसेंट आ जाएगा 1/8 गुणे 100 कितना होता है, 12.5%। यहाँ से थर्ड ऑप्शन इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, राइट आंसर, जो कि बहुत ही आसानी से हमने फाइंड किया इसको। यदि ए किसी काम को 10 दिन में, बी उस काम को 15 और सी उस काम को 20 दिन में करता है, ए बी और सी 10, 15 और 20 दिन में कंप्लीट करते हैं, ए बी सी को मिलाकर काम को पूरा करने में कितना समय लगेगा। यदि ध्यान दीजिए 10, 15, 20 में से अगर इनका टाइम का रेशियो है तो एफिशिएंसी कितना हो जाएगा, इसका इनवर्स 6, 4 और 3। तो जाहिर सी बात है कि वहां पर टोटल जो वर्क होगा वो 10/60 हो जाएगा। टोटल वर्क आप कहीं से ले लोगे तो 60 ही आने वाला है। आप ध्यान दीजिए, अगर सी पहले से शुरू करके हर दूसरे दिन काम करता है, मतलब ऑल्टरनेट काम करता है, तो ए और बी हमेशा लगातार काम करेंगे। तो आप ध्यान दीजिए कि ए प्लस बी प्लस सी की एफिशिएंसी 6, 4, 10 और 3, 13 उसका फर्स्ट डे काम करेगा। सेकेंड डे कौन काम करेगा, सिर्फ और सिर्फ ए और बी। तो आप देखो कि 10 काम होगा। तो ऐसे ऐसे अगर करते चले जाएं तो 13, 10, 13,
तो यहाँ पर आएगा 50 और 9 59 काम टोटल कंप्लीट हो चुका है 5th डेज तक। 5th डे तक हमारा 59 काम हो चुका है, लेकिन काम बचा कितना, एक। अब जो एक काम बचा है उसके लिए ये यहाँ पर देखोगे तो ए बी सी के बाद ए और बी आएगा काम करने। कितनी एफिशिएंसी थे, 10 की एफिशिएंसी से। तो एक काम को 10 की एफिशिएंसी से करने जाएगा तो 1/10 दिन समय लगेगा, और 5 दिन पहले ले चुका है। तो टोटल जो टाइम आएगा यहाँ से आप देखोगे 5 + 1/10, 5 × 50 और 1 51/10, या आप कह सकते हो 5 से 1/10। देन इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, राइट ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 24 का 4th ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन पे। हमारा अगला क्वेश्चन कहता है एवरेज ऑफ एन ऑब्जर्वेशन इज 38, एवरेज ऑफ एन ऑब्जर्वेशन इज 42 एंड एवरेज ऑफ रिमेनिंग एन ऑब्जर्वेशन इज 55, एवरेज ऑफ ऑल द ऑब्जर्वेशन। सिंपल सी बात है कि हर जगह ऑब्जर्वेशन इक्वल रहा था, तो इक्वल रहने की वजह से 3 बार सेम ऑब्जर्वेशन को आप ऐड किए हो, तो इसका मतलब यहाँ का जो एवरेज आएगा इन सभी के योग का बटे में 3 कर दो, उससे कोई फर्क ही नहीं पड़ता। तो आप यहाँ पर देखोगे जो कंप्लीट जो हमारा ओवरऑल एवरेज आएगा वो कितना आ जाएगा, 38 + 42 + 55 बटे में 3 बटे में 3। तो 5 2 7 और 8 15, और 5 4 9 3 12 और 1 13/3 करोगे तो यहाँ से 45 इसका क्या आ जाएगा, एवरेज आ जाएगा। यहाँ पर ऑप्शन गलत है, तो मैं इस ऑप्शन को सही करना चाहूँगा। तो यहाँ से जो हमारा एवरेज आ जाएगा वो आ जाएगा क्या, 45 इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो मैं कह देता हूँ इसका 3rd ऑप्शन क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, राइट आंसर 45 इसका क्या हो गया, करेक्ट ऑप्शन। यहाँ पे मैं मान लेता हूँ कि हमारे पास जो करेक्ट ऑप्शन है वो 3rd ऑप्शन हो जाएगा इस क्वेश्चन का। 45 इस क्वेश्चन का एवरेज हो जाएगा। उम्मीद करूंगा कि आप सभी लोग इस वीडियो को बहुत सारा प्यार दोगे, समझोगे, लगाओगे क्वेश्चंस को, और एग्जाम में आप सभी लोग मेथड को अप्लाई करोगे और कम टाइम में अच्छे से अच्छे क्वेश्चंस को बहुत ही बेहतरीन तरीके से 100% एक्यूरेसी से आप क्वेश्चन को सॉल्व करोगे और सिलेक्शन लेकर आओगे। मिलते हैं अपनी क्लास में, अगली क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।